हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं आज महादाई रिवर या मांडवी रिवर की। भारत के भूगोल की बात कर रहे थे हम। इसके तहत हमने भारत का भौतिक स्वरूप शुरू किया था और चूंकि बीच में मुझे थोड़ा सा वायरल फीवर हो गया था तो क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। अभी फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आज के सेशन में हम रिवर से शुरू करेंगे। आने वाले कई सेशन में स्टेप बाय स्टेप यदि जो न्यूज़ में है रिवर उसको पहले कवर किया जाएगा, बाकी भारत की सारे रिवर्स को कवर करने का उद्देश्य है। तो चूंकि महादाई रिवर न्यूज़ में बना हुआ था, इस वजह से हमने इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो पहले बात करते हैं महादाई रिवर की। महादाई रिवर जिसे मांडवी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ही नदी के दो नाम है और मांडवी गोवा की प्रमुख नदी है। किस राज्य की प्रमुख नदी है? गोवा की। और आपको पता होना चाहिए कि गोवा पर 1510 में ही गोवा पर 1510 में ही पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था और आजादी के बाद तक इन्होंने इस पे कब्जा बनाए रखा और 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को भारत सरकार के सुपुर्द किया था। उसके बाद चूंकि पुर्तगाली शासन लंबे समय तक होने की वजह से यहाँ के कल्चर पर पुर्तगाली का प्रभाव ज्यादा पड़ गया था, तो इसे किसी राज्य में सम्मिलित करना ये थोड़ा सा संकट में लग रहा था सरकार को कि यहाँ के लोग एक विशेष कल्चर के होंगे जो स्थानीय कल्चर के साथ माइनॉरिटी हो जाएंगे और इनका शोषण हो सकता है। इस वजह से गोवा को एक यूटीज बनाया गया और लगभग 1987 में 1987 में 50 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गोवा को एक पूर्ण राज्य बनाया गया और ये भारत का 25वां राज्य बना। ठीक है, कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना। ठीक, तो ये हो गया गोवा के बात और जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं महादाई। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? महादाई रिवर। और यदि हम ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें या पहले पॉलिटिकल की बात कर ले तो यहाँ पे ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है ये है गोवा। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाती हूँ क्योंकि हमको रिवर कवर करना है, तो इस वजह से थोड़ी सी बड़ी चीजें होनी चाहिए। हालांकि क्षेत्रफल के अनुसार ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, अभी हमने इसको थोड़ी सी बड़ा कर दिया। और इसकी राजनीतिक सीमा लगती है उत्तर में महाराष्ट्र से और दक्षिण पूर्व में कर्नाटक से। केवल दो राज्यों से इसकी बाउंड्री लगती है और इसके पूर्व में अरब सागर है। अरब सागर, इसका मतलब कि गोवा एक तटीय राज्य है। तटीय राज्य है तो यहाँ की इकोनॉमी में मत्स्य का बहुत ज्यादा रोल होगा और उसके साथ साथ पर्यटन का भी रोल होगा। तीसरी चीज, ये पश्चिमी तट है और इधर पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के बीच में पश्चिमी तटीय मैदान है। तो पश्चिमी गोवा का अधिकांश क्षेत्र क्या हो जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। इस वजह से यहाँ कृषि भी ठीक ठाक मात्रा में होता है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ की इकोनॉमी में चलेगा? पहला पर्यटन चलेगा, दूसरा मत्स्य का रोल होगा, तीसरा एग्रीकल्चर का रोल होगा, चौथा चूंकि तटीय राज्य है तो यहाँ पे पोर्ट भी डेवलप होंगे। दो फेमस पोर्ट है। सबसे पहला तो मारमागुआ, सबसे पहला मारमागुआ, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं मारमागुआ, एम लिख देते हैं, समझ जाना आप। मारमागुआ, आप याद रखोगे कि मारमागुआ पोर्ट से जापान को और अन्य देशों को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप। ठीक, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह बनते हैं वो सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं क्योंकि यहाँ बंदरगाह की दशाएं बनती हैं। दूसरा, यहाँ का एक छोटा पोर्ट सिटी है जो गोवा का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी भी काउंट किया जाता है, जिसका नाम है वास्को द गामा। वास्को द गामा, ठीक है। वास्को द गामा आप समझ रहे हैं कौन है? पुर्तगाली यात्री। कौन है? पुर्तगाली यात्री, जो कब आया था? 1498 में। ये पहला यूरोपियन था जो भारत आया था, सफल यूरोपी। ठीक है, चलो ये हो गया सामान्य सी चीजें गोवा के बारे में। अब ये जो आप आकृति देख रहे हो, यहाँ पे अरब सागर का जल भर जाता है और यहाँ एक खाड़ी बनती है और इस खाड़ी को क्रिक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है काबो अडोगा क्रिक। क्या नाम है? काबो, मैंने लिखा भी है काबो अडोगा क्रिक। तो आपके मन में आया होगा कि क्रिक किसे कहते हैं। नदी पढ़ने से पहले आपको कम से कम जिस राज्य की नदी पढ़ रहे हो उसके बारे में तो कुछ जानकारी होनी चाहिए। क्रिक किसे कहते हैं? वह खाड़ी, खाड़ी आप जानते हो कि वह जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो,
यदि छोटा होता है तो गल्फ होता है और बड़ा होता है तो बे होता है। जैसे यार गुजरात में चलेंगे तो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात हमने छोटे में बनाया क्योंकि हमको ये सेक्टर कवर करना है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। यहाँ पे गल्फ ऑफ खंभात और ये गल्फ ऑफ कच्छ है। तो गल्फ ऑफ कच्छ को आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे स्थलीय भाग अंदर की तरह अपरदित हो गया है और जल राशि अंदर तक भर गई है, और ज्वार भाटा आता है तो इस क्षेत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है और तटीय क्षेत्रों में जल पहुंच जाता है, जिससे बंदरगाह की सुविधा बहुत आसानी से हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र या ऐसी खाड़ी जो जिसपे ज्वार भाटा का प्रभाव पड़ता है उसे क्रिक कहा जाता है। क्लियर है? ऐसी खाड़ी जिसपे ज्वार भाटा का प्रभाव पड़ता है उसे क्रिक कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्रिक बना गोवा में काबो अडोगा क्रिक, तो यदि एग्जामिनेशन में पूछे तो आप मार्क कर लेना कि काबो अडोगा क्रिक कहाँ पे है, गोवा में है। क्लियर है? अब बात करते हैं जिसकी हम लोग भी शुरुआती दौर में चर्चा किए थे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गोवा एक छोटा राज्य है, मैंने आपसे बताया, तो इसका न्यायिक क्षेत्र एक स्वतंत्र क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, इसको मुंबई हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में डाल दिया गया है। मुंबई हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आता है गोवा का न्यायिक क्षेत्र। तो मुंबई हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को यह आदेश दिया कि महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, महादाई नदी के किनारे महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस सेंचुरी में बाघ की संख्या ठीक ठाक है, तो आपको यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व स्टेबल करना है। तो सरकार ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस वजह से ये चीजें विवाद में बनी हुई थी, इसलिए महादाई रिवर न्यूज में है। अब महादाई रिवर के उद्गम की बात करते हैं। तो महादाई रिवर का उद्गम होता है कर्नाटक में, ये महाराष्ट्र और ये कर्नाटक। तो यहाँ पे कर्नाटक है, महादाई रिवर का उद्गम कर्नाटक, चूंकि ये पश्चिमी घाट से हो रहा है। तो पश्चिमी घाट में एक पर्वत है जिसका नाम है भीमगढ़ पर्वत। क्या नाम है? भीमगढ़ पर्वत। ठीक है, भीमगढ़ पर्वत। और भीमगढ़ पर्वत के पास जो फॉरेस्ट एरिया है उसे भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया जा चुका है। क्लियर है? और ये कर्नाटक के बेलगाम में है। कहाँ पे है? बेलगाम में, और जिसे बेलगांव भी कहते हैं, सॉरी, बेलगाम है। और ये वही बेलगांव है जहाँ पे 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे, आईएनसी के अध्यक्ष बेलगांव अधिवेशन में। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भीमगढ़ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है उसका नाम क्या है? महादाई। और ये पश्चिम की तरफ फ्लो होते हुए कहाँ गिर जाती है? काबो अडोगा क्रिक में। ठीक है, चूंकि ये बहुत कम दूरी तय करती है, लगभग इसकी लंबाई है 81 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना, ताप्ती, नर्मदा इनकी तुलना करें तो ये बहुत छोटी रिवर है, लेकिन गोवा के लिए प्रमुख रिवर है, सबसे लंबी है। क्लियर? चलो, तो चूंकि ये बहुत कम दूरी तय करती है और पश्चिमी घाट की नदियां आपको पता है कि डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं या ज्वारनद मुख बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? ज्वारनद मुख। तो ज्वारनद मुख क्या होता है कि जब नदियां छोटी दूरी का तय करती हैं तो वो अपने साथ सेडिमेंट कम लेके आती हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जहाँ वो मुहाना बनाती हैं वहाँ समुद्र का जल अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है और समुद्र में ज्वार भाटा या तरंगों के या लहरों के उत्पन्न होने के कारण जल तटीय क्षेत्रों में अंदर तक प्रवेश कर जाता है, और जिस कारण नदियां जब सेडिमेंट इकट्ठा करती हैं तो ये महासागरीय जल इस सेडिमेंट को सागर में बहाकर लेके चला जाता है, जिससे अवसाद इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो अवसाद की बहुत पतली परत बन पाती है, वो डेल्टा का रूप धारण नहीं कर पाते हैं। ये ज्वारनद मुख एक दलदली क्षेत्र होते हैं जो बहुत अच्छे वेटलैंड्स भी होते हैं, बायोडाइवर्सिटी यहाँ की बड़ी अच्छी होती है, और यहाँ पे मैंग्रोव भी डेवलप होते हैं, मैंग्रोव वृक्ष यहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो महादाई रिवर क्या बनाती है? ज्वारनद मुख बनाती है, यानी एस्चुरी बनाती है। कहाँ पे? अरेबियन सी, और ऑप्शन में यदि काबो अडोगा आ गया तो काबो अडोगा क्रिक में। अब इसके ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, इधर कर्नाटक से ही ओरिजिनेट होती है, सुरला रिवर। कौन सी नदी है? सुरला रिवर। ठीक है, सुरला नदी। अब आप बता सकते हो कि किस बैंक की ट्रिब्यूटरी है? तो जब आप नदी के साथ चलोगे तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और इधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो सुरला रिवर जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात करते हैं कि इसी महादाई नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है जुआरी नदी। दरअसल होता क्या है, कर्नाटक में ही एक जगह है जिसका नाम है हेमद बारशेम। क्या नाम है? हेमद बारशेम। हेमद बारशेम, और यहीं से जुआरी नदी का उद्गम होता है और ये नदी यूं फ्लो होती है।
ठीक है, तो आप कहोगे कि कैसे ट्रिब्यूटरी हुई, अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। ये जो ये कौन सी नदी है, जुआरी नदी। तो आप कहोगे इसका नाम जुआरी क्यों है? इसका नाम जुआरी पड़ा है ज्वार से, ठीक है, क्योंकि ज्वार भाटा का प्रभाव यहाँ पड़ता है और इस ज्वार भाटा के कारण नदी के मुख के पास जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे नदी की जलधारा बढ़ जाती है और इसमें से एक जलधारा आके मिलती है किसमें, महादाई नदी में। तो इस वजह से जुआरी नदी को महादाई की सहायक नदी कहा जाता है। दूसरा रिवर, जब दो नदियां होती हैं उसमें से एक नदी की लंबाई ज्यादा होती है, दूसरे की कम होती है, तो ऐसे में जो छोटी नदी होती है वो बड़ी नदी की सहायक नदी हो जाती है। तो जुआरी नदी की लंबाई कितनी है, 34 किलोमीटर है। लेकिन इसमें छोटी छोटी कई सारी नदियां मिलती हैं जिससे अपवाह क्षेत्र इसका बड़ा हो जाता है, तो बड़ी नदी में इसको काउंट किया जाता है और लंबी नदी में महादाई नदी को काउंट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों सहायक नदी हो गई। और जुआरी रिवर भी क्या बनाती है, ज्वारनद मुख बनाती है। वही ज्वार भाटा का प्रभाव पड़ रहा है तो सेडिमेंट कहाँ चले जाते हैं, सागर में चले जाते हैं। क्लियर है? अब इन दोनों में जल की मात्रा संतुलित करने के लिए और बाढ़ से बचाने के लिए, और चूंकि नदियों में पेयजल होता है यानी पीने योग्य जल, बाकी जल तो खारा है 97%, तो यदि हम 100% की बात करें तो, और यदि जल, चलो खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 97% खारा जल है लगभग, और बाकी हिमानी में है, रिवर में है और भूमिगत जल में है, वो ज्योग्राफिकल सेक्शन में बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो पेयजल है वो कम से कम समुद्र में जाके गिरे, बर्बाद ना हो, क्योंकि इसी दोनों नदी से गोवा में कृषि क्षेत्र काफी फला फूला है। तो यहाँ पे एक नहर बना दिया गया। तो नहर का हमेशा सिंबल ऐसे होता है, जब भी आप कभी मैप में देखेंगे तो इस तरह से सिंबल बना है तो मतलब वो नहर का है। ठीक है, तो जो नहर बना है उसका नाम है कम्बरजुआ नहर। क्या नाम है, कम्बरजुआ नहर। तो आप याद रखोगे कि कम्बरजुआ नहर किसको किसको कनेक्ट करता है, मांडवी रिवर को महादाई रिवर से। अब क्या हुआ कि महाराष्ट्र से भी कुछ नदियां आके मिलती हैं किसमें, भीमगढ़ सॉरी महादाई नदी में। तो जिससे महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में जब डैम बनता है तो नदी के निचले हिस्से में जल की मात्रा कम हो जाती है। तो चूंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक से नदी आ रही है, तो यदि ये डैम बनाते हैं या पानी की सप्लाई कहीं और करते हैं तो गोवा में जल की मात्रा पे प्रभाव पड़ता है। तो इन राज्यों के मध्य जल को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, जिसका नाम है महादाई जल विवाद। क्या नाम है, महादाई, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, जल विवाद। ठीक है, महादाई या मांडवी जल विवाद किसके किसके बीच में है, किस किस राज्य के बीच में है, कर्नाटक में और गोवा में और महाराष्ट्र में। ठीक है, इन तीन नदियों के बीच में जल विवाद है। क्यों जल विवाद है, अब देखो यहाँ पे भीमगढ़ है कर्नाटक में, और इसी के पास से एक नदी बहती है जिसका नाम है मालप्रभा नदी। कौन सी नदी, यहाँ पे मैंने ऐसे खींच देती हूँ, मालप्रभा नदी। और मालप्रभा नदी कृष्णा नदी की, जैसे कृष्णा नदी आती है तो कृष्णा की सहायक नदी है। अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया कि महादाई रिवर से एक नहर कनेक्ट किया, किधर, इधर मालप्रभा नदी के लिए, मालप्रभा। ठीक है, मालप्रभा नदी में एक कनेक्शन किया कि महादाई रिवर का जल किसमें जाने लगा, मालप्रभा नदी में, जिससे गोवा में नदी में जल की मात्रा कम होने लगी। तो गोवा सरकार ने इस पे क्लेम किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई नदी का जो विवाद है आप उसको सॉल्व करिए। ठीक, तो अब यहाँ पे आता है पॉलिटिकल रोल, आता है आर्टिकल 262 का। आर्टिकल 262 अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 कहता है कि चूंकि नदियां दो या दो से अधिक राज्यों में बहती हैं, तो संघीय व्यवस्था में जिस प्रकार केंद्र और राज्य का संबंध अच्छा होना जरूरी है, वैसे ही राज्यों के मध्य संबंध अच्छा होना भी जरूरी है, तभी संघीय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। अब ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो गई कि वो दो राज्यों के बीच में मैत्री भाव बनाए रखे। और इसमें सबसे बड़ा विवाद का कारण एक तो परिवहन को लेके बनता है, और दूसरा रिसोर्स को लेके बनता है, और तीसरा नदी को लेकर बनता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है किसकी वजह से हुआ है, नदी की वजह से। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है आर्टिकल 262 के थ्रू कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संसद है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जब भी बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, संसद, क्योंकि लॉ मेकिंग का काम कौन करता है, संसद। यानी तो केंद्र सरकार जो है अनुच्छेद 262 के तहत नदियों के रख रखाव, नदियों के जल वितरण और
नदियों के मैनेजमेंट से संबंधित दो राज्यों के बीच में विवाद को कम करने के लिए कदम उठा सकती है। ठीक है, क्या चीज प्रावधान है? दो प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के मध्य मैं बोल देती हूँ, राज्यों के मध्य नदी जल का बंटवारा और नदी जल के रख रखाव और नदियों के मैनेजमेंट संबंधित कानून बना सकती है। और यदि ऐसा कानून चूंकि केंद्र सरकार बनाती है तो केंद्र सरकार इस प्रकार इस विवाद को सुलझाने का अंतिम राइट्स किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। और इसके किसी भी निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये दो प्रावधान है। अब केंद्र सरकार ने क्या किया कि चूंकि विवाद केवल इन्हीं नदियों के बीच में नहीं है या इन्हीं राज्यों के बीच में नहीं है, विवाद कृष्णा नदी को लेकर भी है, विवाद कावेरी नदी को लेकर भी है, विवाद सतलज और रावी नदी को लेकर भी है, तो कई नदियों को लेकर विवाद है, महादाई रिवर को लेकर भी है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने दो अधिनियम पास किया था 1956 में। यहाँ पे लिखती हूँ 1956 में दो अधिनियम पास किया गया। पहला अधिनियम था नदी बोर्ड अधिनियम। पहला अधिनियम क्या था? नदी बोर्ड अधिनियम। नदी बोर्ड अधिनियम का क्या रोल था कि इसके तहत राज्यों की सिफारिश पर जिस राज्य को लगेगा कि हमारे यहाँ नदी के जल का उचित प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, फला राज्य हमारे यहाँ जल को रोक दे रहा है, तो ऐसे में राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार नदी बोर्ड का गठन कर सकती है। और ये नदी बोर्ड जो है, ये नदी बोर्ड इस नदी के रख रखाव, इस नदी का साफ सफाई, इस नदी का मैनेजमेंट, इस नदी में जल की मात्रा को बनाए रखना, ये सब बायोडाइवर्सिटी पे काम करना, ये सारे काम किसके निर्देशन में होता है? नदी बोर्ड के। लेकिन अब जल किस राज्य को कितना मिलना चाहिए? ठीक है, जो टीएमसी में मेजर किया जाता है, तो जल किस राज्य में कितना होना चाहिए, कर्नाटक डैम बना के कितना जल रोक सकता है, गोवा को कितना जल मिलना चाहिए, इस विवाद को सुलझाने के लिए अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम पास किया गया। क्या पास किया गया? अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम। जल विवाद अधिनियम ये कब आता है? ये भी आता है 1956 में। दो अधिनियम आता है, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। 65 लिख दिया मैंने, 1956। ठीक है, ये नदी बोर्ड अधिनियम क्या करेगा कि नदी का रख रखाव करेगा, ये भी केंद्र सरकार ही गठित करेगी और राज्य की अनुशंसा पर। और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत क्या होगा कि जिन राज्यों के मध्य डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित होगा, जिसका नाम है ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक ट्रिब्यूनल गठित होगा जिसमें ये जल से संबंधित, नदी से संबंधित जो विशेषज्ञ होंगे वो होंगे और कुछ जुडिशरी के मेंबर भी हो सकते हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे, या ट्रिब्यूनल में किसको अपॉइंट करना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। तो अब ट्रिब्यूनल जो फैसला देगा कि किसके बीच में कितना जल होना चाहिए, कर्नाटक डैम बना के कितना रोक सकता है, तो इस प्रकार केवल जल के बंटवारे से संबंधित प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत अंतर्राज्यीय जल विवाद ट्रिब्यूनल सॉल्व करता है। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल, और जो महादाई रिवर के लिए ट्रिब्यूनल गठित हुआ था ये था महादाई नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का क्या नाम था? महादाई। यहाँ लिख देती हूँ मैं, महादाई जल विवाद ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल ये गठित हुआ था 2010 में और ये कार्य करना शुरू किया था 2013 में। तो अब ये ट्रिब्यूनल जो भी निर्णय देगा, इस ट्रिब्यूनल के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 262 के तहत ये अंतिम निर्णय किसका होगा? इस ट्रिब्यूनल का होगा। और ऐसे जो पावर है ट्रिब्यूनल गठित करने का केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, तो ये था पूरा सिनेरियो। अब बात करते हैं कि गोवा के स्टेट बर्ड्स की। गोवा के स्टेट बर्ड है बुलबुल, जो रूबी थ्रोटेड येलो कलर का होता है। ठीक है, गोवा का, कहाँ मैंने गोवा लिखा है? कहीं लिखा है? चलो इधर लिख देते हैं। गोवा का स्टेट बर्ड क्या है? बुलबुल। बुलबुल, और बुलबुल की एक प्रजाति है रूबी थ्रोटेड येलो। रूबी थ्रोटेड
येलो। ठीक है, ये गोवा का स्टेट बर्ड है। और बाकी मैंने गोवा के बारे में जितनी चीज़ें नदी से संबंधित है वो आपको बताया। अब आगे जो है वो अन्य रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। और ऐसे ही स्टेट की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे कौन सा माउंटेन है उसको अलग से बात करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।